हेलो दोस्तों। तो हम आगे शुरू करते हैं प्रश्न कोश जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, उससे आगे देखते हैं। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। हमने देखा था रणजीत सिंह के राज्य में क्या क्या सम्मिलित था, तो इसमें था श्रीनगर। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकचरकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा, ये महासिंह मेरा एक दोस्त है उसका नाम भी महासिंह है। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। और ये मैंने इसलिए बताया महासिंह है क्योंकि मुझे अचानक से याद आया कि हम उसे मतलब अब दोस्त है तो बुलाते ही हैं कि भाई तू तो इसका बाप है वगैरह वगैरह, बुरा मत मानना बस इसमें। अब महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। हमने देखा था अमृतसर की संधि। संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कनिंघम ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, ये हमने देखे थे, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में से श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। प्रश्न 2 देखते हैं। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित था? किस मिसल से संबंधित था? शुक्र चकिया। अब ये 1997 का क्वेश्चन है और ये मुझे नहीं लगता कि दोबारा पूछा जाएगा, क्योंकि अजीब ही प्रश्न है ये। अगर पूछा जाए तो आप इसे याद कर लेना। शुक्र चकिया, हमने देखा ये शुक्र चकिया मिसल। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। इन्होंने हमने देखा था इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। इनकी दो राजधानियां थी। अब 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गईं। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न 4 देखते हैं। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? अदालत ए आला, देखो ये 2021 पीढ़ी में पूछा गया है, तो ये की गई थी लाहौर में। राजा रणजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना लाहौर में की थी। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित थी और रणजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ये हमने देखा था रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। किसका भाग था? पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिला। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा। जो शाह शुजा था वो काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर का अधिकार कर लिया। यहाँ पर यह बात बताई रही है जो उसका भाई था शाह महमूद ने कैसे उस पर एकाधिकार कर लिया था। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। इस तरह से ही उन्हें हीरा भेंट किया गया था शाह शुजा ने। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? हमने देखा ये महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 1780 को सुकरचकिया मिसल में। याद ही कर लेना ऐसे सुकरचकिया। और महासिंह के घर में हुआ था। 12 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 1797 तक एक प्रतिशासन परिषद जिसमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे,
ने शासन कार्य चलाया। तो एक प्रतिशासन परिषद बनाई गई थी और इसी ने शासन कार्य चलाया था। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रणजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 में, अमृतसर पर, तो ये वही है, लाहौर, अमृतसर तथा फरीदकोट, मालेर, कोटला और अंबाला पर विजय प्राप्त कर ली थी। रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। प्रश्न संख्या 7 देते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? हमने देखा था इनके खड़क सिंह थे। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, सिख राज्य का अंतिम राजा, जो अंतिम राजा था वो कौन था? तो दलीप सिंह था। सिख राज्य का अंतिम राजा दलीप सिंह था। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के बारे में बताना है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। ये तो पता है कि पेरिस में हुआ, डेट तो याद रहे ना रहे। और दूसरे प्रश्न देखते हैं, तो दूसरे नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है। बी ऑप्शन, नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। नहीं, ये गलत है। उनकी अंत्येष्टि भी वहीं पर हुई थी, पेरिस में। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, ऐसा नहीं है। उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कभी भी रूस नहीं गए थे, तो ये भी गलत है, कभी भी नहीं गए थे। तो आप इसमें देख सकते हो कि कभी भी आ रहा है, कभी भी आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत लग रहे हैं अगर किसी को नहीं पता। अब ये दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकती है। अब लोग कुछ सोचेंगे कि भाई ये फैक्ट है तो ये गलत हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये सही है और उनका निधन पेरिस में हुआ था और उनकी अंत्येष्टि भी वहीं पर थी। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में हो गया था। शेष सभी कथन असत्य हैं। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी और इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में, मैंने शायद गलत बोल दिया दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। मैंने शायद बोला था पेरिस में ही, इंग्लैंड में है। चलो, मुझे भी दोबारा से याद करने का मौका मिल गया। इंग्लैंड, मैं भी याद कर लेता हूँ इसे। इंग्लैंड इंग्लैंड इंग्लैंड। तो 3 यहाँ पर इसके देश दे रखे हैं, एक तो फ्रांस और इंग्लैंड और एक तो है खुद भारत। और इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, तो अंतिम शासक था हमें पता है दलीप सिंह, अंतिम शासक था, हमने ऊपर देखा। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया। हमने देखा था कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में जब हुआ था, अंग्रेजों द्वारा पंजाब को का विलय कर लिया था और दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया था। हाँ, यही तो था, ब्रिटेन भेज दिया था। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? ये हमने प्रश्न देखा था, कौन सदस्य नहीं था। तो इसमें ए इलियट, सर हेनरी लॉरेंस, ये तो थे सर हेनरी लॉरेंस। जॉन लॉरेंस भी थे, ये दोनों थे। रॉबर्ट मॉन्टगोमरी और एच.एम. इलियट, ये दोनों नहीं थे। तो इसलिए ऑप्शन में दे रखा है ए या डी। आप कोई सा भी टिक करके आते ए या डी तो सही हो जाता। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने, अब अगली बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने बनाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य बनाया गया। सन ग्रेनविल मानसेल यहाँ पर नहीं है ये, ठीक है। ये 3 लोग थे। अब ये वाले जो याद हो जाते हैं लॉरेंस, ये हमने आधुनिक भारत में भी एक लॉरेंस नाम से था तो उससे याद रह गया था। चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल, और ये जो ग्रेनविल मानसेल है, चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल, एच.एम. इलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। बस ये 3 ही लोग संबंधित थे
तो इसे ध्यान रख लेना। ये लॉर्ड डलहौजी ने की थी, और जॉन लॉरेंस, सर हेनरी लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो इसमें विजयी हुए थे हैदर अली। प्रथम आंग्ल पूछा जा रहा है तो प्रथम में तो हैदर अली ही हुए थे। याद करिए, मैंने बताया था कि जब प्रथम युद्ध होता था तो अंग्रेज हार जाते थे, मतलब किसी भी युद्ध में अंग्रेज हार जाते थे तो वो माफ़ी वगैरह मांग लेते थे संधि पर, लेकिन फिर से अपनी ताकत बढ़ा करके फिर से आक्रमण करते थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम, मराठे और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। निजाम, मराठे और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि के रूप में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। ये हमने देखा था, मराठों और निजाम को अपनी ओर मिला लिया था, और फिर कर्नाटक पर पुनः आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। अब जब अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता हुई, निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने विवशता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की। हमने देखा था मां से मद्रास की संधि हुई थी। तो यही सब है इसमें। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? यानी किसने डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हमें ये पता है, हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ये 2020 में पूछा गया है। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। फिर 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरशिन मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। ये सारी इस डिंडीगुल से संबंधित पूरी डिटेल्स बता दी है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, हमने देखा था वो कौन है? वो थे आपके सर आयरकूट। सर आयरकूट से इनका मुकाबला हुआ था और इन्होंने पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को हरा दिया था। सर आयरकूट। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज गवर्नर जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोको के युद्ध में हैदर अली को परास्त किया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, तो हमने देखा था ये बनाई थी श्री रंगपट्टनम में बनाई थी टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने श्री रंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? ये भी हमने देखा था और ये हमारे थे टीपू सुल्तान जी। ये देखो 2001 में पूछा गया आईएएस में, फिर यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया 2011 में। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। तो यह हराया था पोलीलूर में। पोलीलूर में हमने देखा था टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीलूर के युद्ध में हरा दिया था। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों और निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। हेक्टर मुनरो की संतान नहीं, सेना, भाई क्या बोल रहा हूँ मैं। तो हेक्टर मुनरो की सेना को हरा दिया था पोलीलूर के युद्ध में। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। अंग्रेजों ने श्री रंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्री रंगपट्टनम, अब तो नाम याद ही आ गया होगा किसके साथ की थी। तो ये की थी टीपू सुल्तान जी के साथ।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। ये 1792 में लागू हुई थी। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उसके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। यानी उसने अपने शत्रु को भी पंगु बना दिया और जो इनके साथी थे वो भी शक्तिशाली नहीं बने। ये इनकी कूटनीतिक चाल थी जो यहाँ पर इन्होंने बताई है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो टीपू सुल्तान कब मारे गए थे? मारे गए थे 1799 के युद्ध में। ये चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। 1799 में ही हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो सुमेलित है पूछ रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ जितने वो गलत बताने हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, गलत है, हैदर अली तो जीत गए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, देखो आ गया ना, ये तृतीय आंग्ल मैसूर, ये आंग्ल मैसूर, सारे युद्ध बता रखे हैं इसमें, तो पहला तो गलत हो गया, सुमेलित नहीं है। द्वितीय, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, तो नहीं, हैदर अली ने पराजित नहीं किया था, द्वितीय में ये हार गए थे। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी गलत है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, ये सही है, क्योंकि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हमने देखा टीपू पराजित हुए और वो मारे गए थे। यहाँ सारी डिटेल्स हैं। अब ये भी देख लेना ये युद्ध किस किस के बीच में हुए थे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर बेरेस्ट था, ये हमने देखा था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ, तो यहाँ पर मद्रास की संधि हुई थी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये इसमें जो अंग्रेज था वो था बेरेस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था और यह युद्ध 1784 ईस्वी की मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। देखा था हमने ये भी, मंगलौर की संधि, पहला मद्रास की संधि, दूसरा मंगलौर की संधि। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया और 1784-85 में उसने एक दूत कस्तूतुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी के श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंजली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टीपू के कुल के सदस्यों को, हमने देखा था इसके सारे जो कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, इसमें मैचिंग करना है सूची 1 और सूची 2। इसमें बताना कौन कौन सा कब हुआ था। इलाहाबाद की संधि, मंगलौर, सालबाई और मद्रास। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में और मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में और मद्रास की संधि हुई थी, जो बाकी बचा, 1769 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी। तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी वो किस किस के बीच में हुई थी? अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई थी। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध
के बाद अंग्रेजों और टीपू टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी, ये हमने पता ही है। तो आपको इस पे अभी आपने ये मंगलौर की संधि इस वाली तो देख ली, आंग्ल मैसूर वाली। अब थोड़ा इस इलाहाबाद की संधि को थोड़ा याद कर लेना, जो शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। और जब इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुई थी वो अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। तो ये हमने पहले देखी थी, आपका रिवाइज हो गया, भूल गए हो तो फिर से याद कर लेना। अब मंगलौर की संधि हमने देख ही लिया, मंगलौर की द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी। सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी और महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई थी। महादजी सिंधिया की अध्यक्षता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य में हुई थी ये। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी। मैंने बताया था, माँ से मद्रास और माँ से मंगलौर। और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी और हैदर अली इसमें विजयी हुए थे। बेगम समरू, ये हमने देखा था, जब बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, तो वो करवाया था सरधना में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। इसे याद कर लेना, शायद ये पूछा जा सकता है। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है सही नहीं है। तो अली मर्दान खां ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। तो ये देखते हैं अभी, बी ऑप्शन देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किया। ये याद है मुझे, रणजीत सिंह ने किया था लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए, तो ये तो सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। ये भी सही है, ये भी पता है, सवाई जयसिंह ने करवाया था। और मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। ये भी सही है। तो इसमें से जो सही नहीं है वो है प्रश्न 1, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। तो सही बताऊं तो ये वाला प्रश्न मैंने अभी तक तो नहीं पढ़ा, ठीक है, मुझे याद नहीं है पढ़ा भी हो तो, लेकिन मुझे ये सारे याद हैं। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है कि मैंने कितनी बार रिवाइज भी कर लिया है, और इस वाली बुक में भी जो एनसीईआरटी होती है उसमें भी, और जो दूसरे नोट्स वगैरह होते हैं उसमें भी, ये हर जगह मिल जाते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, मतलब मुझे याद नहीं है, पता होगा तो पता नहीं, अभी शायद दोबारा से पढ़ के मुझे याद आ जाए। तो इस तरीके से ये तीनों तो सही है, वो वाला गलत है। और यहाँ ऑप्शन दे रखा है, इसे देखकर मैं नहीं कह रहा, मैं तो अब देखो, मेरा मेरा है ना यहाँ पर जो तरीका है वो ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं और दूसरे टीचर्स की तरह पढ़ाऊं। मैं तो खुद ही भी पेपर देता हूं। तो टीचर तो हूं मैं भी, और मैं भी पढ़ाता हूं बच्चों को, लेकिन मुझे भी तो अभी पेपर भी देना है। एक बार पास हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन मैं अभी अपने मुकाम तक तो नहीं पहुंचा। तो इसलिए मुझे पढ़ना पड़ता है, और अगर मैं ऐसी चालबाजी करूंगा तो ये मेरे लिए भी घातक होगा। तो इससे ना मेरा रिवाइज भी होता है, और मैं उसी हिसाब से करता हूँ जो मुझे आता है। कभी कभी आपने देखा होगा गलत वलत बोल जाता हूँ मैं, तो मैं भी बस एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह। अगर आपको सब मेरे साथ रिवाइज करना है, मैं तो पहले भी बताया था, आप मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ अपना भी रिवाइज करिए। तो देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। रणजीत सिंह ने तोपखानों पर अधिक बल दिया था। लाहौर और अमृतसर में तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ये भी पता है हमें। और सवाई जयसिंह के जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि में नगरों में 5 वैधशालाएं भी बनवाई थीं। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खां को नहीं, मुर्शिद कुली खां को है। मुर्शिद कुली खां, अब याद आ रहा है नाम देख करके, मुर्शिद कुली खां। तो ये बंगाल में जो राजस्व कृषि पद्धति थी वो मुर्शिद कुली खान ने बनवाया था। तो अली मर्दान खां, बस इन्होंने बस यहाँ पे खान का यूज़ कर लिया और अली मर्दान का हटा के मुर्शिद कुली हटा करके अली मर्दान डाल दिया है। मैं भी इसे अब याद ध्यान कर लेता हूँ। बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति मुर्शिद कुली खान ने प्रारंभ की थी। मुर्शिद कुली खान ने प्रारंभ की थी। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। पानीपत के, ये आईएएस में पूछा गया है, पानीपत के तृतीय युद्ध में, इसमें सही पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या था ये,
मुझे तो नहीं लगता। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, ये भी गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में नहीं हुई थी, ये तो चौथे में हुई थी। प्लासी के, ये दूसरा गलत, तो दूसरा दूसरा। और ये देखते हैं, दो तो ऑप्शन गए। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। हाँ, ये तो रचा था प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, तो ये तो ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ठीक है और ये ऑप्शन नहीं हो सकते। तो इसका है तीसरा वाला सही है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसने किया? अहमद शाह अब्दाली ने किया था। सदाशिव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को परास्त किया था। और इस ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में देखो दिया है, तृतीय अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। और ये तो अकबर के समय का है, ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया। अकबर नहीं, बाबर के समय का, तो ये बिल्कुल ही गलत है यहाँ पर। तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेना को हराया था और उनका जो किया था वो था सदाशिव भाऊ ने नेतृत्व किया था। जे एन सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई ना कोई संबंधी ना खोया हो, और कुछ परिवारों को तो सर्वनाश ही हो गया। 1790 से 92 ईस्वी में तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्री रंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ। टीपू की मृत्यु 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई और प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीन चंद्र प्रमुख थे। ये सारे ही षड्यंत्रकारी थे तथा केवल तीसरा कथन ही सत्य है। तो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे अगला गवर्नर एवं गवर्नर जनरल और वायसराय। तो ये जो गवर्नर जनरल और वायसराय, ये हमारा चौथा टॉपिक होगा। तो इस चौथे टॉपिक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। पहले हम नोट्स को कवर करेंगे, उसके बाद पहले नोट्स करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो पहले नोट्स फिर क्वेश्चन आंसर। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।